नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 जुलाई 2023 और यहां पर बहुत सारे सवाल आए सैटरडे को, यानी कि 15 जुलाई को। तो उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगा, और पसंद आए जवाब तो ज़रूर फीडबैक करिए। हो सकता है आपने सवाल नहीं भेजा हो, लेकिन आपका भी ये सवाल हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं तो ज़रूर देखिए वीडियो, चाहे सवाल भेजा हो या ना भेजा हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। आपके सवाल और मेरे जवाब का 225 एपिसोड, यानी कि 225वां एपिसोड है ये। और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किन का है। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। और अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होगा, FireSlashBlue एंजल 1 सेमको किसी एक में। फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है वो भेजा है लक्ष्मीकांत जी ने हैदराबाद से। देखिए लक्ष्मीकांत जी का सवाल क्या है, ये लिख रहे हैं, दिस इज़ लक्ष्मीकांत फ्रॉम हैदराबाद, नीड योर व्यू ऑन टाटा कंज्यूमर स्विंग मूवमेंट्स। आई बाउट 830 पुट इन ह्यूज क्वांटिटी बट इट इज़ टेकिंग हाई आवर बाय आवर। कैन इट स्विंग बैक टू 830 लेवल्स और 840? इट इज़ ओनली द मेजर सपोर्ट, प्लीज़ सजेस्ट। और दूसरा लिख रहे हैं, फॉर आईफोन आई कांट डाउनलोड द ऐप, इट इज़ ओनली फॉर एंड्रॉयड। जी, तो सेकंड सवाल का जवाब पहले कि मेरा ऐप सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन है और आईफोन के लिए मैंने इसको नहीं बनवाया, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन। तो एंड्रॉयड वर्जन में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मेन सवाल पर आपका आता हूँ, और ये है टाटा कंज्यूमर। आपने 830 का पुट खरीद रखा है, लेकिन टाटा कंज्यूमर है कि वो नीचे आना ही नहीं चाह रहा है। यही बोल रहा है ना आपका सवाल, तो यही है कि वो नीचे आ ही नहीं रहा है। हालांकि क्या वो वापस आ सकता है 840 से 830 तक का, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट है। तो देखिए अभी जो टाटा कंज्यूमर का चार्ट दिख रहा है, अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँगा। टाटा कंज्यूमर यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ टाटा कंज्यूमर, ये आ गया टाटा कंज्यूमर का चार्ट। अब ये जो चार्ट अभी सामने में दिख रहा है, ये चार्ट कहीं से नहीं बता रहा है कि ये नीचे आने के मूड में है, अनलेस जब तक कि ये 845 के नीचे ना आ जाए। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ये जो चार्ट दिखा रहा है ये कहीं से शो नहीं कर रहा है कि इसको नीचे आने का मूड है, ठीक है। अनलेस जब तक ये 845 के नीचे नहीं आ जाए तब तक, यानी 845 के नीचे आने पर ही इसमें वीकनेस थोड़ा सा इंट्राडे के लिए हावी होगा, इंट्राडे के लिए ओनली वीकनेस हावी होगा। बाकी जितने भी टाइम फ्रेम है इसने बहुत ही बढ़िया उसको रीटेस्ट किया है, सपोर्ट लेते हुए बाउंस बैक किया है। तो आपको यहाँ पर एक कोशिश करना है कि 845 के नीचे आता है तो एक बार एक झटका 835 से 40 के आसपास में आ सकता है, 30 के आसपास में आ सकता है, तो वहाँ से आप एग्जिट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपको मल्टीपल सपोर्ट नज़र आएगा। इसके वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि इसके नीचे पास में अगर मिल जाए, 845 के नीचे अगर आ जाए, तब तो चांसेस है कि वो 830 तक क्लेम कर सकता है, लेकिन 830 से फिर पूरा चांस है कि बाउंस भी कर सकता है। दूसरा बात, अगर ये 855 के ऊपर निकल गया, 855 के ऊपर निकल गया, फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भूल जाइएगा, क्योंकि फिर ये ऊपर 870 से 880 तक के लेवल भी दिखा सकता है। फिर आपको वहाँ पे लॉस बुक करना पड़ सकता है लक्ष्मीकांत साहब। तो ये व्यू है टाटा कंज्यूमर में, नीचे आ सकता है बशर्ते वो 845 को ब्रेक करना होगा। 845 को जब तक वो ब्रेक नहीं करे चांस नहीं है। और जिस तरह के पैटर्न इसने बना रखे हैं वो कहीं से नहीं दिखा रहा है कि उसको नीचे आने का मूड है, क्योंकि ये बहुत ही बुलिश पैटर्न बना रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना रखा है, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब है। और सेकेंड सवाल देखिए, सेकेंड सवाल भी लिखा है शकील अहमद जी ने। सेकेंड सवाल इनका है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल स्टॉक कैसा है? इसमें 150 क्वांटिटी है डाल रखा है और 15% की गिरावट है मेरे होल्डिंग में। इन पार्टिकुलर स्टॉक में क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट कर जाना चाहिए? देखिए सर, मिर्ज़ा इंटरनेशनल शायद आप लेट हुए हैं, मैं आपको बता दूं। मिर्ज़ा इंटरनेशनल चलते हैं यहाँ पर, आपको इस जगह से समझना है मिर्ज़ा इंटरनेशनल में कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल पहले मैंने रेकमेंड किया था ओनली
45 से 50 रुपए के आसपास में, सिर्फ 45 से 50 पर रिकमेंड किया था और वो स्टॉक हाई चला गया 375, यानी कि 45 से 50 रुपए का रिकमेंडेड स्टॉक 375 तक चला गया। फिर वहाँ पे मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने कहा कि मैं स्प्लिट करूँगा अपने स्टॉक को, मैं डीमर्ज करूँगा अपने कंपनी को। तो डीमर्ज जैसे करने की बात हुआ, फिर से सुनिए, डीमर्ज करने का बात हुआ तो इसके अंदर मिर्ज़ा इंटरनेशनल क्या बनाता है, रेड टेप। ध्यान से सुनिएगा, मिर्ज़ा इंटरनेशनल बनाता है रेड टेप जूता, शूज़, बहुत ही फेमस ब्रांड है। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी रहते हो, बेंगलोर वगैरह, आप वहाँ पे देखेंगे कि रेड टेप का एक अलग से शोरूम होता है। आप जाएंगे तो वहाँ वो जो रेड टेप शूज़ है ना, वो एक्चुअली मिर्ज़ा इंटरनेशनल का है, बहुत ही फेमस ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये जूते बनाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका मेन कंपनी क्या था, रेड टेप। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने कहा कि मैं रेड टेप को क्या करूँगा, डीमर्ज कर दूँगा। तो डीमर्ज करूँगा और इसको बाहर लाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊँगा, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराऊँगा। तो जो भी मिर्ज़ा इंटरनेशनल खरीद रखे थे, किसी ने यहाँ पे भी तो खरीदा होगा, 375 पे भी खरीदा होगा, तो जो लोग, तो उन्होंने कहा कि जितने भी मिर्ज़ा इंटरनेशनल आपके पास शेयर हैं उसके बदले उतने शेयर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 1:1 पर आपको मिल जाएगा। यानी अगर 100 शेयर आपके पास है तो आपको 100 शेयर मिल जाएगा रेड टेप का। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल 100 शेयर रहेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा रेड टेप भी मिल जाएगा। तो सबको मिल गया है रेड टेप, लेकिन अभी तक रेड टेप जो है लिस्ट नहीं हुआ है। तो जब ये डीमर्ज हो गया तो जाहिर सी बात है रेड टेप का वैल्यू ज़्यादा था, तो रेड टेप बाहर निकल गया, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का वैल्यू आ गया 35 रुपये पर। अभी आप देखेंगे, मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का भाव आ गया, देखिए अभी 48 चल रहा है, नीचे देखेंगे तो 34-35 पर वो डीमर्ज हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक उसमें लॉस हुआ है, ऐसा नहीं, वो डीमर्ज हुआ है, मेन कंपनी को बाहर कर दिया, उसका वैल्यू का रेड टेप जो था वो बाहर हो गया। अब रेड टेप जब भी मार्केट में लिस्ट होगा, देखिए लिस्टिंग जो होती है ना स्टॉक मार्केट में, जो लिस्ट कराया जाता है उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं होता है कि तुरंत से लिस्ट हो जाएगा, तो लिस्ट में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 375 पे भी ले रखा है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, तो वो तो गिर के आ गया, वो तो इस जब डीमर्ज हुआ तो वो तो 35 रुपये हो गया। और अलग बात है कि रेड टेप भी उसको उतना क्वांटिटी में मिला, लेकिन चूंकि रेड टेप अभी लिस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको रेड टेप का प्राइस वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा। स्टॉक दिखता है, होल्डिंग में दिखता है, लेकिन डीमैट में दिखेगा, लेकिन उसका प्राइस नहीं दिखता है। तो वो जिस प्राइस पे जब लिस्ट होगा तब वहाँ पर आपका वैल्यू दिख जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो ये बार बार पूछते हैं कि रेड टेप कब लिस्ट होगा। अब है शकील अहमद जी के सवाल पे, तो शकील अहमद जी, मिर्ज़ा इंटरनेशनल चूँकि अब ये 35 रुपये पर आ गया है, तो यहाँ पर से एक अच्छी बाइंग फिर देखने को मिला, छोटा प्राइस का स्टॉक हो गया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, फिर यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो फिर यहाँ पर 48 पर हो गया। मिर्ज़ा इंटरनेशनल फॉर लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, दिस इज़ गुड स्टॉक, ये एक अच्छी कंपनी है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ख़राब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अब चूंकि आपके गेम लिए हुए प्राइस से 15% 13% का गिरावट है, तो ये हो सकता है कि आपने ऊपर के भाव से यहाँ पर पकड़ा, 50 के आसपास में पकड़ा होगा, है ना, तो वहाँ पे आपने पकड़ा, इसको आप होल्ड करें, और जब तक ये 35 के नीचे ना जाए, क्योंकि यही इसका लोएस्ट है, बॉटम है, जब तक ये 35 के नीचे ना जाए एग्जिट मत करें, होल्ड करके चले मिर्ज़ा इंटरनेशनल को, एक बेहतरीन कंपनी है। हाँ, रेड टेप जब लिस्ट हो जाए, अगर आपने पहले ले रखा होगा तो आपको भी रेड टेप का स्टॉक मिला होगा, नहीं लिया होगा डीमर्ज के बाद लिया होगा तो नहीं मिला होगा। कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, जिन्होंने मिर्ज़ा इंटरनेशनल का डीमर्ज होने के बाद भी शेयर लिया तो क्या उसको भी रेड टेप मिलेगा? भैया उसको क्यों मिलेगा, प्रसाद है जो बांटेगा वो, नहीं ना, क्यों मिलेगा उसको? तो वही बात हो जाती है, जिन्होंने पहले डीमर्ज के पहले ले रखा उसको इक्वल भाव में इक्वल शेयर मिलेगा। किस भाव पे लिस्ट होगा अभी ये न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन लिस्ट होगा रेड टेप, फिर आपके डीमैट में उसका प्राइस भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी शकील अहमद जी, आपका ये शेयर ख़राब नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है मिर्ज़ा इंटरनेशनल के सवाल पर मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखते हैं किनका है। अगला सवाल चंद्र प्रकाश जी ने लिखा है। चंद्र प्रकाश जी अजमेर राजस्थान से लिख रहे हैं, सर जी नमस्ते, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फंड टू बाय डिफरेंट शेयर टू रेज गुड पोर्टफोलियो, आई मीन डिफरेंट क्वांटिटी इन डिफरेंट शेयर, एनी क्रिटेरिया? ओके, ये कह रहे हैं कि किस तरह से, चंद्र प्रकाश जी लिख रहे हैं कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी फंड को एक अच्छे पोर्टफोलियो में,
कहने का मतलब है क्या अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डिफरेंट शेयर में अलग अलग क्वांटिटी लेना चाहिए या सेम लेना चाहिए? इस पर तो मैंने कितने बार वीडियो बना रखे हैं सर, पता नहीं, मैं तो खुद, मुझे याद है इतने वीडियो मैंने बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह से आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए अब इसको ऐसे एग्जाम्पल आप समझिए, क्या करना है आपको इसमें, आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एक 10,000 का पोर्टफोलियो बनाया, एक एग्जांपल 10,000 का एक पोर्टफोलियो बनाया, आप कुछ इस प्रकार समझिए, और उसमें आपने ये सोचा कि मैं कम से कम 5 कंपनी के शेयर इसमें डालूंगा या 3 कंपनी के शेयर डालूंगा, है ना। तो आपने क्या किया, अपना अमाउंट डिसाइड किया सबसे पहले कि इतना अमाउंट में, अब ये 10,000 मैंने समझाने के मकसद से लिया, कोई 10 लाख भी डाल सकता है, कोई 20 लाख भी, कोई 1 करोड़ भी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा, शेयर, तो आपको ये भी डिसाइड करना रहता है कि कितनी कंपनी मैं डालूंगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 3 से 5 शेयर मैं डालूंगा, 3 से 5 कंपनी के शेयर डालूंगा। अब उसमें कोई शेयर आपका हो सकता है 4,000 प्राइस का हो, कोई शेयर हो सकता है आपका उसमें 1,000 शेयर प्राइस का हो, कोई शेयर हो सकता है उसमें 500 प्राइस का हो, और कोई शेयर हो सकता है उसमें मात्र 50 रुपये से लेके 100 रुपये का हो, ऐसा हो सकता है। अब आप ये सोचिए, अब सबसे पहले तो आपने क्या किया कि 10,000 रुपये रखा अपना कैपिटल, और अपने शेयर 5 डिसाइड कर लिए। तो 5 अगर डिसाइड किया तो आपके दिमाग में ये आता है वेटेज, 2 पार्ट में बनते हैं पोर्टफोलियो, एक वेटेज होता है और एक प्राइस होता है। ध्यान से सुनिए, एक वेटेज होता है और एक क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक वेटेज होता है, क्वांटिटी होता है। वेटेज मतलब आप कितना वैल्यू देना चाह रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। तो मान लीजिए ये 4,000 वाला जो शेयर है, आपको लग रहा है ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसको ज़्यादा डालूंगा अपने पोर्टफोलियो में, मैं इसको ज़्यादा डालूंगा। तो आपको ज़्यादा डालेंगे तो 4,000 का तो ये शेयर ही है, आप समझिए 4,000 का शेयर है, कितना ज़्यादा डाल, 2 शेयर डालेंगे तो 8,000 ऐसे ही पूछ जाता है, बात समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें 2 शेयर डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा 80% तो ये खा गया, वेटेज चला गया 80% के आसपास में। अब बाकी बचा 20% में ये तीनों को डालना पड़ेगा, ये 3 कंपनी, 20% जो वैल्यू बचा आपके अमाउंट का, उसी में से तीनों को डिवाइड करना होगा, तो उसमें से फिर क्वांटिटी डालना होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि भाई कुछ भी हो, हम सेम प्राइस डालेंगे, माने सेम वैल्यू का कर देंगे। जैसे 4,000 है, 1,000 है, 500 है और 5 से 100 है, और 10,000 का आपका पोर्टफोलियो है और ये नंबर ऑफ स्टॉक 4 है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई एक शेयर में मुझे 2,500 लगेंगे, गुना 4 इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। यानी एक शेयर में मैं 2,500 का वैल्यू का डाल सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4,000 है, ये तो हो नहीं पा रहा है, इसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक को हटा देना पड़ेगा, इसके जगह वो स्टॉक डालना पड़ेगा जो 2,500 के नीचे का आता हो, या मान लीजिए आपके रेंज में आता हो। तो मैं इस स्टॉक को यहाँ पर से ये हट जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कोई दूसरा स्टॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये 1,000 रुपये वाला ही स्टॉक अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तब आपको 2,500 में इसमें कितना होगा, 2.5 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, राउंड नंबर पकड़ लेंगे तो 3 क्वांटिटी लेंगे। 500 में भी 2,500 करेंगे तो कितना होगा, 5 क्वांटिटी होगा, और अगर 100 वाला है 2,500 तो कितना होगा, 25 शेयर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप या तो पूरा का पूरा वैल्यू डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर, या वेटेज के हिसाब से चल सकते हैं। और अलग अलग शेयर वो आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करने पर डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर, कौन सी कंपनी बेहतरीन है जिसमें मुझे ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइस के शेयर रखते हैं 40 से 50 रुपये वाले, और उसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार क्वान्टिटी डाल देते हैं। इस तरह से नहीं होता है, 5-5 हज़ार। आपको एक वैल्यू बनाना पड़ता है कि मुझे 1 लाख का जमा करना है, 1 लाख का वैल्यू करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 20-20 हज़ार रुपये 5 शेयर में डाल दूंगा। तो अब उसमें चाहे 5 क्वांटिटी आ जाए, चाहे 3 क्वांटिटी आ जाए, कोई शेयर, कोई 20 क्वांटिटी आ जाए, चाहे कोई 1,000 क्वांटिटी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको 20,000 रुपये प्रति शेयर में लगा देना होता है। तो मेरे ख्याल से ये तरीका सही होता है कि बराबर बराबर अमाउंट बांट दिया और टेंशन फ्री हो गया। अब उसमें फिर अगला महीना 1 लाख डालना है तो फिर से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 50,000 किसी महीने डालना है तो फिर से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से आप इक्वल लेके भी चल सकते हैं शकील अहमद जी। उसमें कहीं
चंद्र प्रकाश साहब, ठीक है। आप आराम से इसमें लेके इस तरह से इस प्रोसेस को यूज़ करिए। और जिन लोगों को भी दिक्कत होता है कि पोर्टफोलियो में कैसे फ़ंड को ऐड करना है, किस तरह से पोर्टफोलियो में फ़ंड को मैनेज करना है, आप इस तरह से करें कि आप सीधा बराबर बराबर बांट दीजिए। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बराबर बराबर बांट दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सेम तरीके वो वेटेज में डालते हैं और चाहे तो वो क्वांटिटी में डालते हैं, तो ज़्यादातर उन लोगों का वेटेज में चलता है। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू कर लेना है, अलग अलग डिवाइड कर देना है बराबर बराबर। अब मान लीजिए कि 4 शेयर है, मान लेते हैं 4 शेयर है, 4 शेयर है और आपके पास 10,000 रुपये है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये एक शेयर में मैं 5,000 लगाऊंगा, ठीक है। तो अब रेस्ट बचेगा 5,000, 5,000 में अब 3 कंपनी के शेयर में आपको लगाना है, तो उसमें फिर आपको डिवाइड करना होगा क्या, लगभग 1,700 रुपया करके फिर डालना पड़ेगा। तो 17 से 17 इस तरह से आप करके डिसाइड कर सकते हैं चंद्र प्रकाश साहब। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि किस तरह से फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में आप अपने फंड को कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में और किस तरह से, ठीक है। तो पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। अब बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किनका है दोस्तों। और देखिए बेहतरीन सब सवाल आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा जवाब देने में मज़ा भी आ रहा है। ऐसे सब सवाल जब आते हैं तो जवाब देने में मज़ा भी आता है। तो पोर्टफोलियो में कैसे फ़ंड ऐड करना चाहिए ये आपको पता चल गया। अब देखिए दीपेंदु रॉय जी ने कानपुर से लिखा है। दीपेंदु रॉय जी का सवाल है कि स्टॉक में एंट्री लेने के बाद टारगेट 1:2 का रखना चाहिए या नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इंट्राडे में 1:2 का टारगेट नहीं मिलता और प्राइस रिवर्स हो जाता है। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि सर टारगेट तक स्टॉक पहुंचता नहीं, रिवर्ट हो जाता है, तो क्या करें, टारगेट का वेट करें या हम नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बाहर आ जाएं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक फ़िक्स चीज़ लेके स्टॉक मार्केट में नहीं बैठ सकते। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम लगभग एक कॉमन आदमी की है कि वो स्टॉक मार्केट से एक फ़िक्स चीज़ ढूंढते हैं कि हमें भाई फिक्स चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बात है कि मेरे फैमिली का एक लड़का आता है मेरे घर पे सीखने के लिए, तो वो जैसे मैंने उसको समझाया कि भाई नेक्स्ट जो है किसी चीज़ का टारगेट 860 रुपया तक यहाँ तक जाना चाहिए। ऐसे देखिए कैसे समझा, आप समझिए। ये चीज़ें लगभग प्रॉब्लम होता है। मान लेते हैं स्टॉक था बजाज फिनसर्व, ठीक है, एग्जांपल रियल बता रहा हूँ आपको, बजाज फिनसर्व, और ये चार्ट है उसका, और ये नेक्स्ट फ्राइडे मैंने पिछले फ्राइडे की बात है। तो मैंने उसको कहा कि भाई कि इसका जो टारगेट तुमको अगर लेना, अगर यहाँ से बाउंस हो रहा है तो एक टारगेट आपको लेना है, पहला टारगेट, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया 1612 रुपये 20 पैसे का आता है। देखिएगा ध्यान से, 1612 रुपये का आता है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक हो जाता है देन इसका टारगेट फिर 1614 रुपये के आसपास का बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उसको समझाया कि भाई इस तरह से आपको लेना है, तो 1614 के। अब उससे पूछा क्यों, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस वगैरह है, वहाँ पर आपको आके बुक कर लेना होगा, ठीक है। तो उसने लाइन लगाया तो उसका लाइन आ गया प्राइस 1614 रुपया 25 पैसा, ठीक है। अब ये स्टॉक 1613 रुपया कुछ पैसे के आसपास गया, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर गया, हाई मारा है 1613 रुपया 65 पैसे का। कितने का हाई मारा इस कैंडल ने, इसके यहाँ से एंट्री लिया 1605 पर, यहाँ से चला गया 1613 रुपया 65 पैसा पे। तो मैंने उसको पूछा भाई निकले क्यों नहीं, तो कहता है कि आप तो बोले थे 1614 रुपये। तो मैंने कहा ये जो 1613 रुपया 65 पैसा ये क्या है, कहा ये तो 65 पैसा है, 14 थोड़े है, 1614 थोड़े है, यानी डिट्टो चाहिए। क्या चाहिए, डिट्टो, एग्जैक्ट वही चाहिए। ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। बाद में वो आया ऊपर गया 1615 के ऊपर भी चला गया, वो अलग बात है, लेकिन नहीं, और फिर देखिए होल्ड नहीं कर पाया ना, गिर गया ना, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी प्ले हुआ और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी प्ले हुआ, पहले भी प्ले हुआ, इस जगह पे भी प्ले हुआ।
लेकिन डिट्टो आप लेके बैठेंगे कि नहीं हमें एग्जैक्ट उतना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। पॉइंट में आपको करना पड़ता है, कभी कभी हमें नीचे भी निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है ये रेजिस्टेंस एरिया है और उसी के आसपास में ये होल्ड कर रहा है, तो हमें अपना टारगेट उसके आसपास ही रख के चलना चाहिए, लेके निकल जाना चाहिए। ज़बरदस्ती का मान लीजिए इसका मूड नहीं है आपको 1:2 देने का, नहीं जाना है इसको। आप ज़बरदस्ती करेंगे ए बजाज फिनसर मुझे 1:2 दो, नहीं होगा ना। तो आपको क्या होता है कि आपके चार्ट के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है, प्राइस के हिसाब से भी चलना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, और कभी कभी मार्केट मूवमेंट को भी समझना पड़ता है कि अगर ये अचानक से ही यहाँ से यहाँ टकरा जाता, मान लेते एक कैंडल यहीं से ये निकल जाता, तो आपको क्या करना रहता, आपको उसी वक्त बुक करके निकल जाना होता, क्योंकि अचानक से ये ऊपर गया फिर ये नीचे आके ख़त्म कर देता कहानी। देखिए जैसे ये ऊपर गया और फिर आके ख़त्म कर गया कहानी। अब आप फिर सोचेंगे कि ना फिर उतना ऊपर जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत कम बनते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मार्केट में जितना जल्दी आप पैसे लेके निकल जाएं उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अगर आप पैसा मार्केट से लेके नहीं जल्दी निकलेंगे तो मार्केट आपका पैसा लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको टारगेट 1:2 ये एक कॉमन थिंक है, लोग सिखाते हैं क्लास में, अपने बड़े बड़े क्लास में कि 1:2 का लेना चाहिए। मेरे पिताजी का स्टॉक मार्केट 1:2 का लूँगा ज़बरदस्ती, उसको देने का ही मन, उसको मैंने 1:10 देने का है, बात समझिए, उसको मन है मार्केट को कि 1:10 दूंगा रिस्क रिवॉर्ड, तो मैंने उसको मना करना है कि मत दो 1:10, वो देगा, वो चला जाएगा। जैसे SCL टेक देखिए फ्राइडे को कितना चला गया, सारा टारगेट दिया 1638 तक का, 1138 तक का फाइनल टारगेट था, 1150 चला गया ना। तो क्या कहूँगा कि नहीं तुम 1138 पे ही रुक जाओ, नहीं, 11 उसका मन 1150 जाने का, वो चला गया। तो आप मार्केट कितना दे सकता है इस बात पर कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती 1:2 ही लूँगा, नहीं, वो 1:1 से ही आ जाता है रिवर्ट, आपको बुक करना पड़ेगा। क्यों, अगर वहाँ पे कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, इस तरह के रिजेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये दिन भर फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको, देखिए फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एकदम दिमाग को फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उसके बाद वो लड़का नहीं निकला यहाँ से और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। ध्यान सुनिए, ये लाइव एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं, वो लड़का नहीं निकला यहाँ पर, अब वो दिन भर मुझे पका रहा है, भैया जा नहीं रहा है, भैया जा नहीं रहा है, कैसे जाएगा भैया, वो गया तो तुम लिए नहीं, अब वेट करो, है ना। तो फिर लास्ट में वो 3:15 बजे के आसपास में, जब 3:05 तभी मैंने कहा कि भाई अब जो भी है उसको एग्जिट करो, तो वो 1613 रुपये कुछ पैसे पे एग्जिट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पैटर्न भी देखने पड़ते हैं, आपको चार्ट भी देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, आपने क्या डिसाइड किया है, आप कितना जल्दी मार्केट से पैसा लेके निकलते हैं, ये आपके स्किल पर डिवेलप करता है। अब कभी कभी गिल्ट फील हो जाता है, क्या गिल्ट फील हो जाता है, अरे सर ये देखिए ये 20 पॉइंट गया और मैं तो 5 पॉइंट पे निकल गया, तो ये गिल्ट फील होता है, 15 पॉइंट मिस हो गया, या 10 पॉइंट लिया सर 10 पॉइंट छूट गया। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप कुछ क्वांटिटी 70%, में इसलिए बोलता हूँ जब आपका आ गया 1:1 ना, तो सबसे पहले तो आप 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है कि 70% क्वांटिटी बुक कर लिया, 100 शेयर लिया तो 70 क्वांटिटी को बुक कर लिए अपना 1:1 पे, बाकी 30 क्वांटिटी का SL कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो ऊपर गया तो बहुत मज़ा, हम पूरा रैली एंजॉय करेंगे, और अगर वो नीचे आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट 30 पॉइंट का ही, तो 30 क्वांटिटी का तो SL जाएगा, 30% का ही तो SL जाएगा, 70% तो जेब में। तो आप इस तरह से पूरे राइड का भी मज़ा ले सकते हैं और ट्रेड में बने भी रह सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है आपको रिस्क रिवॉर्ड लेने का। क्या नाम है, दीपेंदु साहब, ठीक है। तो दीपेंदु जी ये एक प्रोसेस आप यूज़ करके देखिए, और बिल्कुल आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो उम्मीद है जितने भी नए लोग होंगे जिनको कन्फ्यूज़न होगा दिमाग में, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट स्टॉप लॉस पर इम्पैक्ट डालता है और किस तरह से यूज़ करना चाहिए। चलिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बढ़ूँगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, और अगला सवाल है, देखिए फंड एलोकेशन ये सब मैंने आपको समझा दिया, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना चाहिए ये भी समझा दिया। आगे बढ़ता हूँ और ये लिख रहे हैं अशोक सालुंके जी। अशोक सालुंके जी का सवाल है और वो सवाल देख लेते हैं क्या अशोक सालुंके जी लिख रहे हैं। सर मेरे पास बंसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड के 100 क्वांटिटी 170 रुपये के प्राइस हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अशोक सालुंके पुणे महाराष्ट्र से। देखिए आपको याद होगा तो बंसवाड़ा सिंटेक्स मैंने ही दिया था सर, और बंसवाड़ा सिंटेक्स जब मैंने दिया तो वहाँ से 40% का मूव किया वो। देखिए बंसवाड़ा सिंटेक्स मैंने इस लाइन के ऊपर आपको दिया था अपने यूट्यूब वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं।
50-55 के पास मैंने एंट्री के लिए कहा था और वहाँ से स्टॉक्स ने जो रिटर्न दिया 187 तक चला गया, यानी ज़बरदस्त मूवमेंट आपको वहाँ पर से देखने को मिला। अब चूँकि आपने थोड़ा सा हायर लेवल पे पकड़ा है, तो अभी मैं आपको बता दूँ, जब आप उस वीडियो को मेरा देखेंगे तो मैंने आप उसमें साफ कहा हुआ है कि डरने की बात नहीं है, ये स्टॉक्स आप आगे के लिए भी रख के चल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सेगमेंट में काम करता है जिसका क्लाइंट बहुत सारा लोग है। आदित्य बिरला फैशन से लेके अरविंद फैशन तक, गुच्ची से लेके फलाना डेमकाना, शायद मेरे ख्याल से गुच्ची भी उसमें था, वो सारे इसके कस्टमर हैं, क्लाइंट है, क्योंकि ये क्या करती है, कपड़ा का काम करती है, यार्न बनाती है, और जो बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े बनते हैं उसको ये डिलीवर करता है। तो बहुत सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड है इसका, पीटर इंग्लैंड, ये सारे क्लाइंट है बंसवाड़ा सिंटेक्स के, तो आपको डरने की बात नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, जब तक ये इस प्राइस के ऊपर है, यानी कि 150 के ऊपर है, आपको तब भी टेंशन की बात नहीं है। 150 के नीचे अगर ये निकलता है तभी आप सोचिएगा कि ये ख़राब हो रहा है या इसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट आ रहा है। लेकिन जब तक इस प्राइस के ऊपर है, 140-150 के रेंज में ये आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा है, तब तक ख़राब नहीं है। तो ये अशोक सोलंकी जी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, 140 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगा लेना चाहिए, इसके नीचे निकलने पर ही चार्ट खराब होगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद है अशोक सोलंकी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। भारत फ्रॉम राजकोट गुजरात से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, सर मेरा फ्रेंड है जिसकी ईयरली इनकम 24 लाख है, तो उसको बहुत बड़ी रकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। उस पर आप डिटेल में एक अलग से वीडियो बना कर दीजिएगा कि हमारी इनकम का कहाँ कहाँ यूज़ करके हम टैक्स को बचा सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फंड आते हैं, ELSS फंड जो होते हैं एक्चुअली वो टैक्स रिलेटेड फंड ही होता है। ठीक है, ELSS फंड जानते होंगे आप, जैसे ही सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, वो टैक्स को बचाता है। तो चलिए ज़रा हम लोग उसको चेक करते हैं। ठीक है, और चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर से इस सब को हटा दूँ और आते हैं। तो आप लिखें टैक्स सेविंग फंड। देखिएगा, सिंपल तरीका करना है आपको, टैक्स सेविंग फंड। इस समय जब RTR को फिल करना रहता है ना, तो यहाँ पर इस तरह के डिमांड बहुत सारे आते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती है। जैसे देखिए ELSS फंड आ गया ना, तो ELSS फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें टैक्स सेविंग बच जाता है, माने टैक्स का उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरा है कि एक टाटा का भी आता है, टाटा भी देखिए, कोटक महिंद्रा का भी आता है टैक्स, HDFC का टैक्स सेवर फंड है, DSP टैक्स सेवर फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जिसमें टैक्स का बेनिफिट है, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड है। ऐसे बहुत सारे फंड आते हैं जिसमें आपको टैक्स का बचत होता है। अगर आप देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, शायद उसमें भी टैक्स का, मुझे शायद पूरा याद नहीं है, सुकन्या समृद्धि योजना, अगर बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो उसके नाम से अकाउंट भी खोल के आप सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं, टैक्स उसमें बच जाता है मेरे ख्याल से। शायद मैं गलत हो सकता, आप मुझे बताइएगा कुछ लोग कमेंट में कि शायद उसमें भी टैक्स का रिबेट मिलता है, छूट मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके आने वाले टैक्स को कट कर सकते हैं और टैक्स पर आप बेनिफिट भी पा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भारत जी। ठीक है, तो ELS फंड पे फोकस करिए, टाटा टैक्स सेविंग फंड पे फोकस करिए, आप कोटक के टैक्स सेविंग फंड पे करिए, और डिटेल जानकारी आपको उसके वेबसाइट से मिल जाएगा, या अगर कोई उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप उससे भी जाके बात करके इस स्कीम का लाभ समझ सकते हैं कि कैसे आपको उठाना चाहिए। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का लगभग मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। उम्मीद है सारे लोगों के सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, फीडबैक दीजिए, और टेलीग्राम चैनल और साथ ही RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।